अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। आज 12 मई 2022 है और अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन और मेरा एनालिसिस है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ कल से आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मुकद्दस भाई बताएं, क्या लूना की प्राइस जितनी डंप है, एंकर प्रोटोकॉल की प्राइस जितनी, एएनसी की प्राइस जितनी डंप है, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो में एक तो मैंने डिटेल टेरा के साथ हुआ क्या है, वैसे वैसे तो मैंने कल की वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, आज मैं कोशिश करूंगा मजीद उसकी वजाहत करूं। एक तो वो एक्सप्लेन करूंगा उसके साथ हुआ क्या है, और साथ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कल मैंने आपको ऐसी थ्योरीज बताई थी जिसमें मैंने बताया कि भाई एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया है इस इकोसिस्टम को तबाह करने के लिए। अब उसकी एक काउंटर थ्योरी भी आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ इस क्राइसिस के अंदर क्या टेरा लूना में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और किस स्ट्रेटेजी से कर रहा हूं, और क्या मुझे अभी तक उसमें बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और साथ इस वीडियो की लास्ट में जाके मैंने एक ऐसा डेक्स आपको बताना है जहां पे अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको इम्परमानेंट लॉस नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के लास्ट में जाके उसके हवाले से आपको बताऊंगा, क्योंकि जब कभी मार्केट डंप होती है तो आप टोकन लेके तो इंतजार करते हैं मार्केट पंप करे, तो वो ये इंतजार जो है वो एक एक माह, दो दो माह, एक एक साल, दो दो साल, कई कई साल भी लग सकते हैं। वैसे तो क्रिप्टो मार्केट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप एक साल दो साल वेट करते भी हैं तो आपके वो टोकन्स पड़े पड़े भी अगर आपको यील्ड दें तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। तो आप इस तरह डेक्सेस पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, उससे मजीद आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो के लास्ट में जाकर डिस्कस करूंगा। साथ कुछ न्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और बीटीसी के हवाले से कुछ ऑन चेन डाटा है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है, जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या मार्केट आने वाले वक्तों में किस तरह बिहेव करेगी। इस वक्त फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे अगर आप नज़र डालें तो वैसे तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 15 घंटे पहले का ये डाटा है, 15 या 16 घंटे पहले का। 15 से 16 घंटे पहले जो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट थे वो इस इंडेक्स के ऊपर 12 पॉइंट पे थे। इस वक्त अगर किया जाए, क्योंकि मार्केट अभी फिर दोबारा क्रैश किया है, इथीरियम की प्राइस मेरा ख्याल है $1700, 1780-82 पे क्रैश हुई है, जबकि बीटीसी जो है वो 2600-500 डॉलर पे क्रैश हुआ है। ठीक है, तो मार्केट एक बार फिर क्रैश हुई है। इस वक्त अगर इंडेक्स सेंटीमेंट्स देखा जाए तो मेरा ख्याल है वो 8-9 पे होने चाहिए। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये ग्रेट थ्रेड है, ये हैरी हैं, इनको मैं बड़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ। टेरा से मुतल्लिक यूँ समझ लें कि अगर मैं मुझे कोई एजुकेशन मिली है तो मैंने इनके थ्रेड से टेरा इकोसिस्टम को बहुत अंडरस्टैंड किया। अभी इन्होंने ये जो थ्योरी है कि क्यों टेरा की इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हुई है, उस हवाले से एक थ्रेड लिखा है। मैं वो चाहता हूँ मैं आपके साथ दोबारा ज़रा उसको एक्सप्लेन करूँ। इनका कहना यह है कि टेरा की दीवार को तोड़ने, उसको तबाह करने के पीछे दो हेज फंड्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज आप कह लें, सिटाइडल और ब्लैक रॉक। इनका कहना यह है, आपको याद होगा मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि यूएसटी ने मार्केट के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का अपना जो स्टेबल कॉइन है BUSD, मैं बात कर रहा हूं बाइनांस के अपने BUSD, उसको भी उससे भी ज्यादा मार्केट से पैसा कैप्चर किया, कैपिटल गेन किया, और उसको क्रॉस करके वो नंबर 3 मार्केट का स्टेबल कॉइन बन गया। उसके बाद मार्केट के दो बड़े मेजर स्टेबल कॉइन को थ्रेट था, जिनमें एक था USDC और एक था USDT टेथर। टेथर को तो USDT को टेथर तक पहुंचने में तो अच्छा खासा टाइम लगना था, क्योंकि उसका मेरा ख्याल 80-90 बिलियन के करीब था। लेकिन ब्लैक रॉक ने जैसे ही USDC पे इन्वेस्टमेंट की, USDC किसका यूं समझ लें कि कॉइन बेस इसके पीछे है या सर्कल एक कंपनी है वो इसके पीछे है, तो जैसे ब्लैक रॉक ने उसमें इन्वेस्टमेंट की, हैरी का कहना यह है कि उसके बाद एक प्लान, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक की स्ट्रेटजी डिजाइन की गई। उस स्ट्रेटजी के मुताबिक थ्योरी ये कहती है कि मार्केट से तकरीबन 1 लाख BTC उठाया गया, जिसमें से टेरा के साथ ही इसी को फंसाने के लिए 25,000 BTC इसको दे के सस्ते दामों, उस वक्त जब डील हो रही थी उस वक्त मेरा ख्याल है 43,000 BTC की प्राइस थी, उससे भी सस्ता BTC जो मार्केट प्राइस है उससे सस्ता BTC 25,000 टेरा को दिया गया और बदले में USD लिया गया। यूं समझ लें कि तकरीबन $1 बिलियन का डील हुई। उस $1 बिलियन की जब इन्होंने डील कर ली, इनके पास आ गया टेरा का USD, जिसने भी ये कोऑर्डिनेटेड प्लान किया, जिसने स्ट्रेटजी डिजाइन की। अब इसके पास बाकी बच गया 75,000 BTC। 75,000 BTC को आप अंदाजा लगा रहे $3 अरब, $3 अरब ये और $1 अरब का USD। अब इसने
ये जो जिसने क्रैश करना था, जिसने प्लान किया था, उसने क्या किया, मार्केट में जो 75,000 उसके पास बीटीसी था, उसके सेल ऑर्डर लगाना शुरू कर दिए। मार्केट क्रैश करना शुरू, जैसे मार्केट क्रैश करना शुरू की, उसी दौरान टेरा फाउंडेशन ने क्या किया कि कर्व फाइनेंस पे जो इसने अपना लिक्विडिटी पूल ऐड किया था, 3 पूल, वहां से लिक्विडिटी निकाली ताकि वो आइंदा चंद दिनों में 4 पूल में ऐड करें लिक्विडिटी। और जैसे ही उन्होंने लिक्विडिटी निकाली, पीछे पूल में लिक्विडिटी हो गई थिन। जैसे ही थिन हुई, इसने क्या किया, उधर से मार्केट में सेल का प्रेशर डाल के इधर से बाइनांस में यूएसडी भी निकालना शुरू की। और जैसे ही बाइनांस से लिक्विडिटी निकलना शुरू हुई, कर्व फाइनेंस से लिक्विडिटी थिन हुई, तो यूएसडी वो जो $1 पैच था, यूएसडी $1 से नीचे ड्रॉप होना शुरू हुआ। जैसे नीचे ड्रॉप होना शुरू हुआ, एक मार्केट में एकदम पैनिक फैला। इस पैनिक में चूंकि इसने सेल ऑर्डर लगाए थे, 75,000 बीटीसी के सेल ऑर्डर लगाए थे, जितना मार्केट डंप होती जा रही थी उतना इसको बेनिफिट होता जा रहा था। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके बीटीसी भी सेल लगा रहा था और साथ साथ यूएसडी भी। तो ये सारा इस तरह करके आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लूना आपको $1 से भी नीचे, मेरा ख्याल है कोई 20-21 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और एंकर प्रोटोकॉल का जो टोकन है वो भी मेरा ख्याल है चंद 1 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। और यूएसडी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और यूएसडी तकरीबन मेरा ख्याल है 70 सेंट के ऊपर हो रहा है। आगे आपको इसमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, वो मैं अब आपको एड्रेस करता हूं। लेकिन एक ये जो है थ्योरी कि टेरा के खिलाफ क्या हुआ है, क्या साजिश हुई है, ये वो है। एक और थ्योरी है, वो कॉइनडेस्क ने की है। कॉइनडेस्क क्रिप्टो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग नॉन एक मीडिया आउटलेट है। उन्होंने कल रिपोर्ट जारी किया। उन्होंने कहा जी ये डू क्वान का ये पहला एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन नहीं है जो आपको फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2000 मेरा ख्याल है 20 में भी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ था बेसिस कैश के नाम पे। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो भी, उसमें भी डू क्वान इन्वॉल्व था, यानी वो स्टेबल कॉइन भी फेल हुआ था। इसी तरह लॉन्च किया गया लेकिन बाद में फेल हो गया। गो के उसमें उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी नहीं थी, वो हार्डली मेरा ख्याल है 300 मिलियन के करीब होगी। लेकिन यूएसडी तो 18 बिलियन, 18 से भी 18.7 बिलियन डॉलर का सरमाया था इस वक्त, जो कम हो के तकरीबन 8.7, तकरीबन 10 अरब डॉलर मार्केट से इससे निकल चुका है। तो ये एक काउंटर थ्योरी है कि भाई ये जो डू क्वान है, ये यूं समझ लें कि एक सीरियल स्कैमर है, फ्रॉडसर है। ये कॉइनडेस्क का कहना है, जो मैं अंडरस्टैंड किया उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। तो इस हवाले से अब आपको लूना की इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या टेरा के कौन सी ब्लॉकचेन के टोकन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो मैंने अब आपको समझाना है। अच्छा, इस वक्त जो यूएसडी की सप्लाई है वो है तकरीबन 13 बिलियन यूएसडी टोकन है जिसकी मार्केट में सप्लाई है। अब एक यूएसडी को होना चाहिए $1 के अगेंस्ट। इसका मतलब यह है कि 13 बिलियन की अगर सप्लाई है यूएसडी, तो पीछे मार्केट कैप भी कितना होना चाहिए, 13 बिलियन, जबकि पीछे मार्केट कैप है 8.7 बिलियन। इसका मतलब यह है कि कम से कम 4 बिलियन, 4 अरब डॉलर की मजीद इसको कैपिटल चाहिए सिर्फ इसको $1 करने के लिए। अब आप सोचें वो $4 बिलियन कहां से आएगा, क्योंकि टेरा के इकोसिस्टम में यूएसडी को $1 पैच करने के लिए लूना बर्न किए जाते हैं या लूना दोबारा मिंट किए जाते हैं। डिमांड पूरी करने के लिए बर्न किया जाता है, और डिमांड अगर बढ़ी हुई है, जैसे कि यहां पे आपको बड़ी नजर आ रही है 13 बिलियन, इस सप्लाई को कम करने के लिए पीछे से लूना मजीद मिंट किए जाएंगे। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे दोस्तों भाइयों, तो लूना इस वक्त तकरीबन 60वें नंबर पे, कहां टॉप 10 ये क्रिप्टो करेंसी थी, इस वक्त 60वें नंबर पे है। और इसकी सप्लाई ऑलरेडी 1.7 बिलियन टोकन ऑलरेडी इनके हैं मार्केट में। जब लूना की प्राइस इस यहां पे तो 40 सेंट बता रही है, मेरा ख्याल है 40 सेंट नहीं है, मुझे इजाजत दे मैं आपको बताता हूं। लूना का टोकन 23 सेंट पे ट्रेड हो रहा है, और ये इसका मतलब है पुराना डाटा है। तो ये जो $8 बिलियन का करना है, इस $8 बिलियन की लूना मार्केट में मजीद सप्लाई आनी है। तो ये जो लूना की इस वक्त आपको सप्लाई नजर आ रही है 1.7 बिलियन, इसका मतलब यह है कि इसमें अभी और बिलियंस ऑफ टोकन में इजाफा हो रहा है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में। तो दूसरे लफ्जों में शॉर्ट टर्म आपको लूना की प्राइस मुमकिन है 0 तक भी जाती नजर आए।
अच्छा, अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि यार क्या मुझे शॉर्ट पोजीशन ले लेनी चाहिए लूना में। उसके हवाले से भी एक छोटी सी ट्वीट है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये लूमा नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, उसने कहा जी कि what's going to suck is that a lot of you are going to try and trade। मतलब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वोलाटिलिटी के अंदर लूना में ट्रेड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लूना ने पीछे उसको यूएसटी को $1 पैच करने के लिए मजीद अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़नी है। ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं ऐसा होना है। अगर ऐसा होगा, आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, जैसे ही मार्केट इसकी क्रैश करती है और जब कभी रिकवरी करती है तो वो रिकवरी 400 गुना 500 गुना पंप होता है। तो कहता है अगर आप शॉर्ट पोजीशन लें तो आप इतना बड़ा पंप होगा कि आपका अकाउंट ही लिक्विडेट हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट, विद इन फ्यू आवर्स। तो इसका मतलब है टेक्निकली आप इसमें शॉर्ट पोजीशन भी नहीं ले सकते हैं लूना के ऊपर। और दूसरा, यू कांट इवन टेक लॉन्ग पोजीशन भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे वजाहत की कि लूना की प्राइस अगर फंडामेंटली देखा जाए तो अब इसने इज हेडिंग टुवर्ड्स जीरो नहीं तो एटलीस्ट 0.001 पे शायद चली जाए। तो इसकी टेक्निक ना आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं लूना पे, ना शॉर्ट ले सकते हैं। ये मैंने, और मैं ये जो ट्वीट है इसकी बात से इत्तेफाक करता हूं। आगे आपने जिस तरह लूना में पोजीशन लेनी है वो आपकी अपनी मर्जी है, लेनी है या नहीं लेनी। ये मेरा आंसर था, ये मेरा एनालिसिस था। लेकिन मैं अब लूना से कैसे बेनिफिट उठा रहा हूं, मैंने क्या किया, कल मुझे फील हुआ कि देखें अगर लूना ने सरवाइव करना है तो इसके पास एक ही रास्ता है सरवाइव करने का, कि उनका जो अपना स्टेबल कॉइन है यूएसटी, उसको वो $1 पैच पे लेके आए। उसको $1 पैच पे लाने के लिए जाहिर बात है सबसे पहले जो डूक्वान है या टेरा फाउंडेशन लैब है, सबसे पहले उन्होंने वो स्ट्रगल करनी है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहली प्राइस रिकवरी किसने करनी है, उनके यूएसटी टोकन है। तो मैंने कल क्या किया, मैंने $500 का रिस्क लिया। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, मैंने $500 का रिस्क लिया और मैंने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग लगा दी OKX के ऊपर। अगर आपने OKX पे आपको नहीं पता कि आपने कैसे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग करनी है, तो इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है। आप यूट्यूब खोलें, यूट्यूब खोल के वहां पे लिखे इल्मे आलिम ग्रिड बॉट, आप ऐसे लिखें और OKX के ऊपर आप कैसे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस हवाले से मैंने वीडियो बनाई है। ये है, ये वाली आपने इसमें। तो मैंने क्या किया, ये देखें, $500 का मैंने रिस्क लिया, क्योंकि मुझे ये भी था कि यार कहीं ये ना हो कि एकदम बिल्कुल ये क्रैश करे, क्योंकि ये 3 टाइम 4 टाइम ये क्रैश कर चुका है। ऑलरेडी जो यूएसटी की प्राइस है वो 26 सेंट पे जा चुकी है। तो मैंने $500 की ग्रिड बार ट्रेडिंग लगाई। तो मुझे ये था कि जब भी इसकी मार्केट क्रैश करेगी तो आर्बिट्राज करने वाले जो इन्वेस्टर हैं वो नीचे से बाय करेंगे, और जैसे ही बाय करेंगे मार्केट फिर पंप करेगी। जब पंप करेगी फिर कोई 10%, 20%, 50% पंप करेगी, तो फिर जिन्होंने नीचे से बाय किया वो सेल करेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यूएसटी प्राइस ऊपर नीचे ये वोलाटाइल हो रहेगी, तो इस वोलाटिलिटी के अंदर मुझे बेनिफिट उठाना चाहिए। तो मैंने $500 का रिस्क लिया इस उम्मीद के साथ कि ठीक है, अगर वोलाटिलिटी में मेरी गुड लक हुई तो इसी वोलाटिलिटी में मुझे प्रॉफिट होगा, अगर हो गया तो कोई नहीं, मैंने बड़ी कोई ट्रेड नहीं ली। तो $500 के ऊपर अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन मुझे $56 का बेनिफिट हो चुका है। अभी कोई पता नहीं है, रिस्क अभी भी इसमें है। और मेरी जो लोएस्ट प्राइस रेंज है वो 20 सेंट है, जबकि हाईएस्ट जो मेरी रेंज है वो है 90 सेंट। इस 20 सेंट और 90 सेंट के दौरान अगर प्राइस वोलाटाइल ऊपर नीचे होती जाएगी तो मेरे बाय ऑर्डर भी लगते जाएंगे, सेल ऑर्डर भी लगते जाएंगे, प्रॉफिट क्रेडिट भी होता जाएगा। और अगर 20 सेंट से भी नीचे जाती है तो ऑब्वियसली मुझे उसका लॉस हो सकता है। तो अभी तक की जो सूरत हाल है, मैं $57 के प्रॉफिट में हूं। मैं इसको फिलहाल ओपन रख रहा हूं, लेट्स सी कि क्या ये $500 और ये जो मेरा एनालिसिस है, ये मेरा गैस है, मुझे प्रॉफिट दे के क्लोज होगी ये ट्रेड यहाँ के। वैसे तो मैं क्लोज नहीं करूंगा, मेरी अपनी मर्जी है, क्योंकि ग्रिड बार ट्रेडिंग में अगर आपने स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट नहीं लगाया तो वो लगी रहती है। तो नीचे वाली, बल्कि आप मेरी ग्रिड बार ट्रेडिंग देखें, काफ़ी पुरानी है, मेरा ख्याल है कोई शायद हाँ नवंबर की मैंने ये ट्रेड ली हुई है, ठीक है। तो वो देख ले, वहाँ पे मुझे $500 का लॉस है, लेकिन वो भी ट्रेड मैंने क्लोज नहीं की। लेट्स सी मार्केट अगर दोबारा रिकवरी करती है तो नीचे से मेरे जितने बाय ऑर्डर होंगे ये सारा प्रॉफिट जो है वो एक्यूमुलेट होगा, अगर मेरी गुड लक होती है तो। अब आते हैं क्रिप्टो मार्केट में कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो कि अभी भी इस बेरिश एनवायरनमेंट के अंदर भी बड़ी स्टेबिलिटी के अंदर के साथ चल रहे हैं। वो है TRX,
और TRX क्यों जा रहे हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं चंद दिन पहले कि TRX भी अपना एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन लॉन्च कर रहा है। थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी है कि शायद जस्टिन सन भी उस पार्ट ऑफ द प्लान के इसको टेरा को तबाह करना है ताकि हमारी उसमें स्पेस बने। तो TRX से मुतल्लक इस वजह से उसकी प्राइस स्टेबिलिटी है, क्योंकि TRX से मुतल्लक भी एक हाइप है कि ये भी अर्ली टाइमिंग में जो बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा TRX के अंदर तो उसको जो है उसी तरह बेनिफिट होगा जैसे कि टेरा लूना में इन्वेस्टर्स को हुआ अर्ली टाइमिंग में। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद अब UST के बाद अगला टारगेट करने की कोशिश की गई जस्टिन सन के जो ट्रॉन के ऊपर लॉन्च होने वाला एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है USDT, उसको बचाने के लिए इन जस्टिन सन के पास ऑलरेडी $2 बिलियन थे। जैसे ही इसने देखा कि बाइनांस पे किसी ने चालाकी की है, बड़े बड़े सेल ऑर्डर लगाए हैं ताकि TRX को भी तबाह करे, इसलिए फौरन उसको बचाने के लिए क्या किया, फंडिंग रेट फॉर शॉर्टिंग, यानी अगर आप TRX पे शॉर्ट करते हैं और बाइनांस पे वो 100% APR उधर से मिल रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए इसने क्या किया, इट सीम्स दैट TRX इज द नेक्स्ट टारगेट। लूना के बाद TRX को भी टारगेट करना था, लेकिन ट्राउन जो रिजर्व था उधर $2 बिलियन का रिजर्व पड़े हुए थे, वहां से उन्होंने लगा के उसको दोबारा फंडिंग की है, थोड़ी बहुत करके उसको स्टेबिलिटी दी है, और इस वजह से प्राइस जो है तकरीबन 6 सेंट से दोबारा इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 7 सेंट पे, तो ऑलमोस्ट ये जब मार्केट क्रैश की थी जिस प्राइस रेंज पे TRX ट्रेड हो रहा था, ऑलमोस्ट उसी थोड़ा सा यूं समझ लें कि 5-10% ही क्रैश आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इस वक्त मार्केट में सबसे अच्छा टोकन परफॉर्म कर रहा है और मुमकिन है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने वालों को इसमें बेनिफिट हो। इसमें भी मैंने ग्रिड बार ट्रेडिंग की ट्रेड ली है, मैंने बराह रास्त TRX बाय नहीं किया क्योंकि मार्केट इस वक्त काफ़ी वोलाटाइल है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ग्रिड बार ट्रेडिंग करें, इससे यह है कि मार्केट वोलाटिलिटी से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और या आप स्पॉट में लेके रख लें लॉन्ग टर्म के लिए कि भाई मैंने 6 माह, 1 साल, 5 साल इस इन्वेस्टमेंट को छेड़ना नहीं है और 5 सालों के अंदर अच्छा खासा आपको क्रिप्टो मार्केट यील्ड दे सकती है। और इसके अलावा और जो क्रिप्टो करेंसी स्टेबिलिटी दिखा रही है बनिस्बत दीगर क्रिप्टो करेंसीज के, वो BTC और इथेरियम था। इथेरियम को भी पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे को इन्फॉर्मेशन तो नज़र में आई कि क्या वजह है, इथेरियम भी एकदम 20% कैसे क्रैश कर गया। अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपके कल के बुलेटिन में कोशिश करूंगा उसको कवर करने की, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं जी BTC की तरफ। अब BTC की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, ये मैंने BTC का मंथली चार्ट आपके सामने खोला है। इस मंथली चार्ट में BTC ने अपनी स्ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होना था कि BTC की प्राइस ने क्रैश करना था। अब BTC प्राइस के पहले जो स्टॉप हैं, कहाँ कहाँ जाके BTC स्टॉप कर सकता है, उसकी मैंने ये एक रेंज सपोर्ट लेवल्स डिक्लेयर की थी। एक तो 30,000 की प्राइस थी, उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 26,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप मुझे टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा जाए, तो नेक्स्ट BTC का स्टॉप मुझे नजर आ रहा है $20,000 की प्राइस में, और उससे अगला स्टॉप मुझे नजर आ रहा है BTC की प्राइस में $14,000 की प्राइस में। अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाना है 20,000 पे, या कि आपने लगाना है 14,000 पे। मैंने BTC का एक बाय ऑर्डर लगाया है 24,500 के ऊपर कि अगर BTC 24,500 पे आता है तो मेरा बाय ऑर्डर हिट हो जाए, और उसके बाद मार्केट अगर पंप करती है तो मैंने शॉर्ट टर्म उसमें प्रॉफिट निकाल के मार्केट से एग्जिट हो जाना, और फिर वेट करना है नीचे मजीद क्रैश करे और नीचे से बाय करूं। अच्छा ये एक आपको नीचे लाइन, बड़ी थिन सी लाइन नजर आ रही है, मुझे इजाजत है इसको मैं थोड़ा सा मोटा करता हूं ताकि आपको नजर आए, तो आपको इसमें कुछ मैं समझ भी आया जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये एक्चुअली 200 वीक की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है। मैं आगे एक चार्ट देख रहा था, ये वो चार्ट है बिटकॉइन की हिस्टोरिकली जो प्राइस डंप्स हैं उसको अगर देखा जाए तो जब कभी भी मार्केट क्रैश की है, वो मैक्सिमम जब क्रैश की है तो वो ये 200 वीक की मूविंग एवरेज लाइन को टच करके फिर उससे मजीद क्रैश नहीं हुई है। ये देखे पीछे हिस्ट्री में भी 2013 में जब क्रैश आया तो इस 200 वीक की मूविंग एवरेज को टच करके फिर ऊपर, इसके बाद फिर 200 मूविंग एवरेज को 2015 में भी, फिर उसके बाद 2018-19 के दरमियान भी, फिर उसके बाद 2020 में भी हुआ। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त भी अगर आप देखें तो बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट इस 200 वीक की मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है। अगर हम इसको देखें और इसको समझे कि मार्केट अगर
इस इंडिकेटर की रिस्पेक्ट करके यहां से दोबारा पंप करेगी, तो बीटीसी की जो प्राइस मुझे नजर आ रही है तकरीबन इसको टच करते करते बीटीसी मिनिमम अगर डाउन जाएगा तो $20,000 पे जाएगा। तो मेरी नजर में अगर इस इंडिकेटर को देखा जाए तो इस इंडिकेटर के मुताबिक मैक्सिमम जो लोएस्ट प्राइस है बीटीसी की वो $20,000 होनी चाहिए। अगर तो बीटीसी $20,000 की प्राइस को भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो इट वुड बी अ वेरी बैड सेंटिमेंट, और ये शॉर्ट टर्म ही हो सकता है, लॉन्ग टर्म ही हो सकता है। पिछले साल मई में भी अच्छा खासा मार्केट ने क्रैश किया था, अच्छा खासा पैनिक था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था। इस वक्त आपको मार्केट की आल्ट कॉइन्स तो अच्छा खासा मायूस कर रही हैं, अच्छा खासा फियर है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मेरे साथ ही रहेगा। ये एक और क्रिप्टो क्वांट के एनालिस्ट हैं, डाटा एनालिस्ट, उनका मानना यह है कि अ वेरी रेयर एंड पेनफुल ऑन चेन क्रॉस एक डाटा बन रहा है। उनके बकौल जितने बिटकॉइन के ऐसे होल्डर जिन्होंने 1 साल से लेके 1.5 साल तक बीटीसी को होल्ड किया हुआ था, ये उनकी येलो लाइन शो कर रही है। वो उनका कहना यह है कि जब कभी भी क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस उस येलो लाइन को ब्रेक करके नीचे जाती हैं, जैसे कि ये देखें यहां से ब्रेक किया, ये येलो लाइन जैसे ही ऊपर ब्रेक करके ऊपर जाती है तो उसके बाद मार्केट अच्छा खासा डंप लेती है। और ये देखें जहां जहां उसने ब्रेक किया ऊपर गई, ये देखें यहां से ऊपर गई तो मार्केट क्रैश की, उसके बाद फिर यहां से ऊपर गई तो मार्केट क्रैश की। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस क्रिप्टो क्वांट ऑन चेन डाटा एनालिस्ट की नजर में ये दोबारा जो है वो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस कर रही है, ऊपर जा रही है, और इनके बकौल मार्केट जो है वो मजीद क्रैश कर सकती है, मजीद पेन दे सकती है आप लोगों को। इसके अलावा अगर स्टेबल कॉइन की सप्लाई देखी जाए तो ये भी क्रिप्टो क्वांट के एक एनालिस्ट कह रहे हैं कि मार्केट में होता यह है कि जब कभी मार्केट क्रैश करती है तो मार्केट में लोग धड़ाधड़ स्टेबल कॉइन जो है वो स्टॉक करते हैं ताकि वो अच्छी प्राइसेस में एंट्री डालें मार्केट में। अब के बाद थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि स्टेबल कॉइन जो कि पिछले मार्च के महीने में अपने ऑल टाइम हाई पे था, अब मार्केट से स्टेबल कॉइन से भी लोग पैसा निकाले हैं। यानी स्टेबल, कल के बुलेटिन में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यूएसडीसी इस वक्त वो स्टेबल कॉइन है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो निकल रहा है, और वहां से लोग जो है अपने फियाट करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टेबल कॉइन का ये जो स्टॉक कम हो रहा है, ये भी एक तरह का सिग्नल दे रहा है कि मार्केट शायद आने वाले वक्तों में मजीद क्रैश करे। लास्ट में जी जो मैंने आपको कहा था वो कौन सा डेक्स है, वो है बैंकोर। इनका लेटेस्ट वर्जन 3 लॉन्च हुआ है। उस वर्जन 3 लॉन्च होने से एक तो इसकी प्राइस भी आने वाले वक्तों में मजीद पंप होगी, क्योंकि जब कभी भी कोई प्रोटोकॉल अपना अपग्रेड करता है तो ओबियसली इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होता है। और दूसरा ये वो डेक्स है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसको खोल के यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पे आप स्टेकिंग, नॉर्मली जब आप किसी दूसरे डेक्स पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे यूनिस्वैप है, जैसे पैनकेक स्वैप है, तो वहां पे आप 2 क्रिप्टो करेंसीज के टोकन का पेयर बना के 50-50% पेयर बना के आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। उसमें यह होता है कि अगर पेयर के एक क्रिप्टो करेंसी की प्राइस ज्यादा हो जाए और एक ही कम हो जाए तो आपको इम्परमानेंट लॉस होने का खर्चा होता है। जबकि यहाँ पे अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ आपने सिंगल एसेट की करनी है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इम्परमानेंट लॉस का भी कोई खतरा नहीं है। तो इस वक्त मैं देख रहा था कि अगर बैंकोर का अपना टोकन अगर आप स्टेक करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर आपको 7.30%, जबकि लिंक करते हैं, डाई करते हैं इथीरियम पे तो आपको 44%। अगर इथीरियम यहाँ पे आपके पास इथीरियम पड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको 44% आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ ये आपकी जितना आपको प्रॉफिट मिलता है ना उसको कंपाउंडिंग भी करते हैं, जितना आपको डेली प्रॉफिट मिलता है वो फिर री इन्वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह आपकी जो एनुअल परसेंटेज यील्ड है वो भी आपकी इंक्रीज होती जाती है इस कंपाउंडिंग की वजह से। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।